हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इक्वेशंस की। किसकी बात करेंगे बेटा? सिंपल इक्वेशन की। देखिएगा ये एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। तो हम लोग देखेंगे कि सिंपल इक्वेशन जैसा जो चैप्टर होता है इसमें क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होती हैं और इसमें हमें क्या क्या सीखना होता है। तो बेसिकली इक्वेशन में एक वेरिएबल टर्म आता है। क्या आता है बेटा? एक वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म क्या होता है? एक वैसा टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल टर्म। तो सिंपल इक्वेशन में केवल हमें उन्हीं चीजों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो दो चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा सिंपल इक्वेशन में, एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो यानी कि ये जो इक्वेशन होती है बेटा, बेसिकली ये जो इक्वेशन होती है ये कंडीशन होती है। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिएगा यहां बुक में लिखा हुआ है क्लियरली, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिएगा यहां पर डायरेक्टली गिवन है कि देयर इज ए सम साइन। यहां पर देखिए सीधे सीधे गिवन है, यहां पर सीधे सीधे गिवन है कि यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इन शॉर्ट एन इक्वेशन इज ए कंडीशन on a variable. The condition is that two expressions should have equal values. Note that the least one of the two expression must contain the variable. यानी कि यहां एक वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के साथ ये मिलकर बनते हैं। ठीक है, और इसमें RHS और LHS जैसी दो चीजें होती है, यानी कि कुछ टर्म्स इस साइड लिखे जाएंगे इज इक्वल टू कुछ टर्म इस साइड लिखे जाएंगे। अब इसमें वेरिएबल किसी भी साइड में आ सकता है, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन किसी में भी आ सकता है, और इसी में हम इसको सॉल्व करते हैं और इक्वेशंस को पूरा सॉल्व आउट करने के बाद हम वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है एक सिंपल हमारी इक्वेशन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। अब जैसे सिंपल इक्वेशन को लिखने का तरीका आपको यहां दिख रहा है, कह रहा है एग्जांपल नंबर 1 में देखिएगा पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। यानी कि सम ऑफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x का मतलब x में 3 का मल्टीप्लाई, ये हो गया। एंड सम, तो इसका सम किसमें किया गया? 11। तो सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज गिव अस 32। तो ये एक इक्वेशन हमने स्टेटमेंट से तैयार कर ली। तो ये था इक्वेशन का स्टेटमेंट और ये थी हमारी इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले ये कन्वर्जन चाहिए कि हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीखें और स्टेटमेंट इक्वेशन से स्टेटमेंट भी लिख सकें। हमें ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। सो दैट्स वाई हमें इक्वेशंस को लिखने के लिए स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा, रीड करना होगा। ओके दूसरा क्या दे रहा है, if you subtract 5 from 6 times a number you get 7। तो यहां नंबर क्या है पता नहीं, तो लेट कर लिया, लेट नंबर क्या है? x। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, if you subtract 5, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो बाद में लिखते हैं किससे? 6 टाइम्स a नंबर, नंबर क्या है? x। अब इसका 6 टाइम्स कर लो। अब इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 5 को। इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 from the 6 time of a number give us 7। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो बेटा हमें स्टेटमेंट को बहुत ही आराम से और सोच समझ के रीड करना है। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ m is 3 more than 7। 3 more than 7। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ m। 1/4 ऑफ m का मतलब m का 1/4 कर दीजिए। 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। यानी कि ये 7 से 3 ज्यादा है, ये 7 से क्या है? 3 मोर है। तो इज इक्वल टू 7 + 3, या तो ऐसे लिख लो, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 7 से 3 ज्यादा है तो 3 ऐड कर लो, या तो 1/4m - 3 इज इक्वल टू 7। ये भी सही है। तो इस 3 को इस साइड लाओगे, ट्रांसपोज करोगे तो -3 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये ज्यादा है तो इसको माइनस कर लो तो बराबर आ जाएगा ना।
आ जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया कैसे करते हैं? तो इस तरीके से हमें बेटा इक्वेशंस को लिखना होता है। ध्यान रखिएगा, हम बेसिकली इन्हीं तरीकों से इक्वेशंस को लिखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। अगर मैं इसके दूसरे एग्जांपल्स की बात करूं, देखिए क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट। अब हमको यहाँ इक्वेशंस को स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो आइए कुछ इक्वेशन से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, पहला x माइनस 5 गिव अस 9। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 को, फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x से, x, वी गेट, क्या गेट हुआ, 9, वी गेट 9। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x वी गेट 9। ऐसे ही दूसरा वाला ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले के लिए देखो 5p इज इक्वल टू 20 गिवन, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ p इज 20। हो गया, इजी है, देखो कितना इजी है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ वी एड 7 इन द 3 टाइम्स ऑफ n गिव्स 1। इफ वी एड 7, हमें 7 ऐड करना है किसमें, 3 टाइम्स ऑफ n में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। सो इफ वी एड 7 इन 3 टाइम्स ऑफ n वी गेट 1। समझ में आया? नेक्स्ट, अब देखो 2 को माइनस कर रहा है, वो भी किससे, 1/5 से। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 या 1/5 ऑफ m, m का 1/5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट 6। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 ऑफ m वी गेट 6। हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमें करना होता है, समझ में आया? तो हमें यहां पर दो चीजें अभी इंपॉर्टेंट है, पहला इक्वेशन को स्टेटमेंट में चेंज करना और स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करना। तो इसमें डिफिकल्टी दोनों में आती है। हम कभी कभी स्टेटमेंट को सही इक्वेशन नहीं बनाते, गलत कर देते हैं। व्हाई? क्योंकि हमें स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने में मिस्टेक्स करते हैं। इसलिए बहुत ही केयरफुली आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे और जो जैसा कह रहा है उसको समझेंगे। और साथ ही साथ यहां पर गलती करने के चांसेस इसलिए बनते हैं क्योंकि आपको कभी कभी किसी वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता होती है, दैट्स व्हाई आप गलतियां करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए अच्छे से चीजों को केयर करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि आपको ये चीजें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा मैं अब आपको इसके सॉल्यूशन और अपने सॉल्यूशन को मैच करवाता हूं। तो पहला सॉल्यूशन था, मैंने लिखा था इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x वी गेट 9, और इसने क्या लिखा है, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9। तो टेकिंग अवे का मतलब निकालना और सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना, बात एक ही हुई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। यहां पॉसिबल है कि लैंग्वेज मिसमैच हो लेकिन उनकी मीनिंग सेम आनी चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा 2 टाइम्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 ऑफ द m वी गेट 6। इसमें लिखा है you get 6 when you subtract 2 from 1/5 of a number m। तो सेम वही चीज लिखा है, बस आगे पीछे लिख दिया। तो इसमें कोई भी फिक्र वाली बात नहीं है कि आपका सेम एग्जैक्ट आंसर या एग्जैक्ट लिखावट नहीं आ रही है, लेकिन बेटा आपकी मीनिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, तब आपका स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, बहुत आराम से आप कर लेंगे, थोड़ा सा केयरफुल आपको होना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। एक एग्जांपल दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब इस फॉलोइंग सिचुएशन को हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या रहा है, राजूज फादर इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। राजू के फादर की जो एज है वो राजू से 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुने से, 3 टाइम्स से 5 ईयर मोर है। राजू की एज से 3 टाइम्स और उसमें 5 ईयर और ऐड कर दो तो उसके फादर की एज आती है।
राजूज फादर इज 44 ईयर, तो राजू के फादर की एज कितनी है 44, यहां पर गिवन है 44 ईयर गिवन है। लेकिन इसके लिए एक स्टेटमेंट और क्या लिख रहा है कि राजू की एज से 3 मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 5 ऐड कर दो तो वो 44 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि उनकी एज 44 है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे समझते हैं। मान लो राजू की एज क्या है, लेट राजूज एज बी एक्स, राजू की एज क्या है बेटा एक्स, तो यहां कर लिए लेट राजूज एज इज इक्वल टू एक्स। तो उनके फादर की एज क्या आएगी बेटा, फादर एज तो 44 दिया है गिवन है, लेकिन इसको और क्या लिख सकते हो, राजू की एज में 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज और प्लस 5 ज्यादा है तो अब इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। यानी कि राजू की एज से 3 टाइम्स करके उसमें 5 ऐड कर दो तो उनकी एज आ जाएगी। तो यही कह रहा है ना, राजूज फादर एज इज 5 ईयर मोर, 5 साल ज्यादा है, 3 टाइम्स द राजूज एज, राजू की एज से 3 टाइम करने पर, तो राजू की एज का 3 टाइम्स प्लस 5 ईयर दोनों को ऐड किए तो उनकी एज कितनी आनी चाहिए, और राजू के फादर की एज गिवन है यहाँ 44, तो उनकी एज 44, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन। तो हमें बेटा इस चैप्टर को बहुत ही आराम से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम इक्वेशंस बनाने में मिस्टेक्स करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस हमेशा गलत ही होंगे, और इन फ्यूचर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आते हैं। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आराम से पढ़ना है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना है। आप इसमें एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल, इसीलिए मैं आज इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, फिर एक्सरसाइज भी ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है, a shopkeeper sells mangoes in 2 type of boxes, 2 टाइप के बॉक्स हैं और मैंगोज बेच रहा है, 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज, एक छोटा बॉक्स है और एक बड़ा बॉक्स है। A large box contain as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes, यानी कि बड़े वाले बॉक्स में 8 छोटे वाले बॉक्स आ जाते हैं और साथ ही साथ 4 अलग से मैंगो भी आप उसमें डाल सकते हैं, 4 मैंगोज अलग से डाल सकते हैं। अब देखो बड़े वाले बॉक्स में कुछ मैंगो डाल सकते हो और छोटे वाले बॉक्स में कुछ मैंगोज डाल सकते हो, लेकिन छोटे वाले बॉक्स में मैंगोज कितना डाल सकते हैं ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि बड़े वाले बॉक्स में 8 छोटे वाले बॉक्स डाले जा सकते हैं। बड़े वाले बॉक्स में 8 छोटे वाले बॉक्स डालने के साथ साथ उसमें 4 मैंगोज अलग से भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं उसमें 8 छोटे वाले बॉक्स डालूंगा तो डाल तो मैंगो ही रहा हूं, क्योंकि छोटे वाले बॉक्स में भी मैं मैंगो ही डालूंगा। नेक्स्ट कह रहा है उसमें आगे, सेट अप एन इक्वेशन व्हिच गिव्स ए नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स, द नंबर ऑफ मैंगोज इन ए लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। तो नंबर ऑफ मैंगो निकालना है और हर बॉक्स में मैंगो है, तो और ओवरऑल एक बड़े बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, 100 मैंगोज हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स, लेट number of mangoes in a small box is equal to x। मान लिया x है, बुक ने माना है m है, आपने मान लिया x, कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल ही है। तो अगर छोटे बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, x मैंगो हैं, तो एक बॉक्स में 1x, 2 बॉक्स में 2x, 3 बॉक्स में 3x, तो 8 बॉक्स में 8x मैंगो होंगे। तो लिखेंगे मैंगो इन लार्जर बॉक्स, लार्जर बॉक्स में कितने मैंगो हैं बेटा, 100। अब छोटे वाले बॉक्स से लार्जर बॉक्स का क्या रिलेशन है कि 8 इंटू स्मॉलर बॉक्स, ठीक है। तो 8 स्मॉलर बॉक्स आते हैं, तो 8 स्मॉलर बॉक्स में कितने मैंगोज, 8 इंटू एक्स, और प्लस 4 मैंगोज अलग से इसमें रख सकते हो, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 100। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई नंबर ऑफ मैंगोज के लिए, ठीक है। समझ में आया कैसे किया गया बेटा, तो बहुत इजी है, लेकिन आपको बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा केयरफुली समझना पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे एक एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें इक्वेशंस वगैरह बनानी है,
तो इसमें क्वेश्चंस वगैरह आप ट्राई करेंगे। बेसिकली पहले मैं अभी इस एक्सरसाइज पे नहीं आता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक दो एग्जांपल्स और आपको समझा लूं ताकि आप एक्सरसाइज को मैक्सिमम सॉल्व कर सकें। हाँ, कुछ बेसिक मैं इस एक्सरसाइज में बता सकता हूं। जैसे यहां दिया है x plus 3 is equal to 0, then x is equal to 3। वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, तो यहां लिखोगे नहीं, नो। वाई, यहां पर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्यों? जैसे अगर मान लो बेटा x plus 3 लिखा है और इज इक्वल टू 0 लिख रहा है, तो x plus 3 इज इक्वल टू 0, देन इट मींस x इज इक्वल टू कितना हो गया? तो इसको, ये पॉजिटिव है, इसको ट्रांसपोज करके उधर ले जाओगे तो ये आएगा -3। कितना आएगा बेटा? -3। और यहाँ वैल्यू क्या दे दिया है? +3। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स वाई नो। ऐसे ही x plus 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा वाला सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि x की वैल्यू -3 दे दिया है। इसी तरीके से आपको हर जगह वेरिएबल टर्म x y z जो भी लिखा हो उसकी वैल्यू निकालनी और आपको बताना है कि स्टेटमेंट वेदर सेटिस्फाई है कि नहीं है। आपको ट्रांसपोज करने आता होगा। मैं ट्रांसपोज करना यहां हल्का सा आपको समझा देता हूं, ट्रांसपोजिशन कैसे होता है। ट्रांसपोजिशन समझिएगा, ट्रांसपोजिशन प्लस का माइनस होता है। जैसे मान लीजिए x plus 3 इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये 3 जब इस साइड जाएगा तो इसके पहले पॉजिटिव साइन है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू उस साइड गया -3। लेकिन अगर यही x -3 होता और इज इक्वल टू मान लो यहाँ 4 होता, तो हम x से -3 को उधर भेजते तो क्या लिखते? x इज इक्वल टू 4, तो पहले ही से था 4, और ये -3 जब उधर जाता तो ये माइनस का साइन प्लस में हो जाता, +4, सॉरी +3। क्या हो जाता बेटा? +3। ठीक है, ये क्या हो जाता? +3। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो x यानी कि 3x इज इक्वल टू 9, यानी कि x का 3 में मल्टीप्लाई है और 9 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज करोगे तो ये किस में जाएगा बेटा? डिवाइड में, 9/3। अब इसको सॉल्व करके लिख लोगे, अलग की चीज है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दिया है x/7 इज इक्वल टू 2, ऐसे दे दिया है, तो अब आप 7 को जब इस साइड भेजेंगे तो आप मल्टीप्लाई में भेजेंगे क्योंकि 7 डिवाइड में, देन x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो भी कैलकुलेशन में आए। तो इस तरीके से आपको बेटा बेसिक ट्रांसपोजिशन करनी है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रांसपोजिशन थोड़ा सा केयरफुल होकर करना है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे बेटा। तो आपको हमेशा केयरफुल रहना होगा। आप ट्रांसपोजिशन की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो ट्रांसपोजिशंस में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि ट्रांसपोजिशन में किस तरीके से काम करना है। तो हम एक बेसिक चीजों की वजह से गलतियां बहुत सारी करते हैं बेटा, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम इन मिस्टेक्स को ना करें। ठीक है, तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक्स सामने निकल कर आती है, हमें थोड़ा सा केयर करना होगा कि हम इन मिस्टेक्स को ना करें। ओके बेटा, तो ऐसे ही आपको इक्वेशंस बनानी है। ओके, थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। ओके, आगे देखते हैं। तो अगर हम आगे बात करेंगे बेटा ट्रांसपोजिशन की, ट्रांसपोजिशन सिस्टम तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ट्रांसपोजिशन में और भी कुछ होता है। लेकिन अगर मैं इस पूरे एक्सरसाइज की बात करता हूं, इसमें किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें इक्वेशंस में वैल्यूज भी देता है। जैसे मान लीजिए हमें यहां कोई इक्वेशन दे दिया, ऐसे कह रहा है x + 2 इज इक्वल टू 5, तो यहां पर x की वैल्यू निकालो। तो हम कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू 5 और ये +2 है, उस साइड गया -3, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 2। x की सॉरी ये 2 है, 3 हो गया। कितना हो गया बेटा? 3, ये आ गया। लेकिन अगर मान लो कभी कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे 2x + 3, क्या दे रहा है बेटा? ध्यान दे दीजिएगा, 2x + 3 गिव अस 9। तो अब हम पहले डायरेक्टली इसको 2 को नहीं भेज सकते, क्योंकि ये 2x मल्टीप्लाई में है, तो पहले हमें इस पॉजिटिव सिंबल को उस साइड भेजना पड़ेगा। देन 2x इज इक्वल टू 9 - 3, 9 - 3। अब मैं इस 2 को भेजूंगा, देन x इज
2x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6 आ गया। अब इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो ऐसे कैलकुलेट, ये नहीं कि डायरेक्टली इसको भेज देना, बीच में एक और टर्म आ गया, जब तक ये टर्म्स अकेले नहीं होंगे तब तक ट्रांसपोजिशन नहीं होगा। ये दो टर्म बन गए, एक 3 और एक 2x, तो पहले इनको सिंगल टर्म में चेंज करिए, उसके बाद ट्रांसपोजिशन करिए, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। बाकी अदर नंबर का ट्रांसपोजिशन तो तुरंत करना है, जो भी प्लस वाले हैं माइनस में करो, माइनस वाले हैं प्लस में करो, सबके साथ कर लो, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपको वेरिएबल का ट्रांसपोजिशन करना है तो उसको पहले आपको एक सिंगल टर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या करना पड़ेगा, सिंगल टर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां दिया है 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 25, ये दे दिया है। तो यहां x की वैल्यू क्या आएगी, तो सबसे पहले x एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, सबसे पहले इसको हटाओ। तो जब मैंने इसको हटाया तो लिखा -2x, देखिए ये साइन माइनस के साथ है, इज इक्वल टू 25, और इसके पहले पॉजिटिव है, ये उधर गया माइनस हो गया 5, देन -2x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा 20, देन x इज इक्वल टू 20, और ये मल्टीप्लाई में अपॉन डिवाइड में, और ये माइनस साइन यहां लगा दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 10 जा 20, तो ये कितना आ गया बेटा x इज इक्वल टू -10 आ गया। कितना आ गया बेटा -10। तो बेटा सिंबल्स के साथ साथ हमें ये भी केयर करना है कि साइन भी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, तो हमें साइन को ट्रांसपोजिशन करते हुए भी केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम बेसिक सी कैलकुलेशंस करते करते साइन को मिस आउट करते हुए चलें। तो बेटा मैथ में मैक्सिमम बच्चों के साथ यही गलतियां होती हैं। पहला, जब वो ट्रांसपोजिशन करते हैं, और इस चैप्टर में तो स्पेशली, और दूसरा वो साइन को गलत करके आते हैं, माइनस को प्लस बना के आ जाएंगे, प्लस को माइनस करके आ जाएंगे, वो साइंस में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, एक ट्रांसपोजिशन और दूसरा साइन, बिना इसके ये पूरा चैप्टर ही खराब हो जाएगा आपको। इसलिए आप इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर की उतनी ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप इस चैप्टर की करेंगे बेटा, उतना ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा इस चैप्टर को समझना। ओके, तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस इक्वेशंस है और इक्वेशंस की ट्रांसपोजिशन है। तो यहां पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x की वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं ना बेटा। कभी कभी हम x की वैल्यू सॉल्व आउट करके निकालते हैं, बस यही करना रहता है इस इक्वेशन में। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या हम सही क्वेश्चंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन को या स्टेटमेंट को बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर रीड करना है, साथ ही साथ हमें उसके स्टेटमेंट भी लिखने हैं। चलो, अगर मान लो एक बार गलती भी हो गई तो क्या होगा, दोबारा ट्राई करेंगे। हम शायद क्वेश्चन गलत समझ रहे हो, दोबारा ट्राई करेंगे, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे बेटा, तो आपसे गलतियां कम होंगी। और स्पेशली मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर हर एक चैप्टर को रिलेट करता है। कैसे, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखोगे, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आते, आप गलतियां करके आते हैं। आप हर एक चैप्टर में पाओगे वर्ड प्रॉब्लम, चाहे वो डेसिमल का चैप्टर हो, चाहे वो फ्रैक्शन का चैप्टर हो, चाहे वो रैशनल नंबर का हो, इंटीजर का हो, एरिया पेरीमीटर का हो, डेटा हैंडलिंग का हो, सब में वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। तो जब तक हम स्टेटमेंट को, वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, तब तक हमारा आंसर सही नहीं आएगा। दैट्स वाई इस चैप्टर को हमें बहुत ही केयरफुल रीड करना है, एकदम आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ताकि हमें इसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। ओके, हाँ, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके बेटा, तो फिलहाल आप घर पे इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको जरूर सॉल्व करके आइए। अगर आप एक्सरसाइज कर पाते हैं तो जरूर सॉल्व करके आइए, नहीं कर पाते हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाय बाय।